स्वागत है दोस्तों। आज हम 2019 की मशहूर कॉमेडी ड्रामा फिल्म जोजो रैबिट के बारे में बात करेंगे। ध्यान रहे, आगे स्पॉइलर हैं। कहानी नाजी जर्मनी के आखिरी दिनों की है और फॉल्केनहाइम नाम के एक काल्पनिक शहर में सेट है। यहाँ हमारी मुलाकात होती है 10 साल के जोजो से, जिसका इमेजिनरी फ्रेंड कल्पना वाला दोस्त कोई और नहीं बल्कि एडोल्फ हिटलर है। मजे की बात यह है कि जोजो को अपने जूते के फीते तक बांधने नहीं आते, लेकिन वो एक कट्टर राष्ट्रवादी है जो जंग में अपने देश की मदद करने के लिए बेताब है। इसी जुनून में वो अपने सबसे अच्छे दोस्त यॉर्की के साथ युंग वोल्क, हिटलर यूथ का जूनियर सेक्शन में शामिल होता है। वे कैप्टन क्लेंजेंडॉर्फ, उनके साथी फ्रेडी फिंकल और फ्रॉलेन राम द्वारा चलाए जा रहे एक ट्रेनिंग कैंप में जाते हैं। बच्चों को वर्दी और खंजर थमा दिए जाते हैं और उन्हें ग्रेनेड फेंकना और खाइयां खोदना सिखाया जाता है। जहां लड़कों को ये सब सिखाया जाता है, वहीं लड़कियों को मरहम पट्टी करना और देश के लिए बच्चे पैदा करना सिखाया जाता है। जोजो प्रोपेगेंडा फैलाने और किताबें जलाने में तो माहिर है, लेकिन जब हाथों हाथ लड़ाई की बात आती है तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। बड़ी लड़की उसका मजाक उड़ाने के लिए उसे एक खरगोश पकड़ाते हैं और उसे मारने को कहते हैं। जोजो के हाथों में कांपते हुए हाथ हैं और उसकी आंखों में आंसू हैं। वो उस छोटे से खरगोश को नहीं मार पाता है जिसे उसे मारने के लिए कहा गया था। वो उसे छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां एक बड़ा लड़का आता है जो क्रूरता से उस खरगोश की गर्दन मरोड़ देता है और जमीन पर फेंक देता है। जोजो की इस कमजोरी को देखकर वहां मौजूद सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे डरपोक जोजो रैबिट कहकर चढ़ाने लगते हैं। इस अपमान और दुख के बोझ को न सह पाने के कारण जोजो रोते हुए जंगल की गहराइयों में भाग जाता है। जंगल में अकेले में जोजो का काल्पनिक दोस्त, जो हिटलर का एक मजाकिया रूप है, उसके सामने आता है। वो जोजो के कंधे पर हाथ रखता है और उसे समझाता है कि खरगोश कमजोर नहीं होते, बल्कि वे असल जिंदगी में बहुत बहादुर और चालाक होते हैं, जो हर मुश्किल से बच निकलते हैं। ये सुनकर जोजो के अंदर एक नया उत्साह भर जाता है। वो पूरी तरह मोटिवेट होकर वापस उस मिलिट्री कैंप में लौट आता है। अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाने और खुद को बहादुर साबित करने के लिए वो कैप्टन के हाथ से ग्रेनेड छीनता है और जोश में आकर भागने लगता है। लेकिन जोश और जल्दबाजी में एक बड़ी गलती हो जाती है। वो फेंका हुआ ग्रेनेड एक पेड़ से जोर से टकराता है और वापस आकर जोजो के पैरों के पास ही एक जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। चारों तरफ धुआं भर जाता है और जोजो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। जब उसकी आंखें अस्पताल में खुलती हैं तो उसे एहसास होता है कि इस हादसे ने उसकी जिंदगी बदल दी है। उसके चेहरे पर हमेशा के लिए गहरे निशान पड़ चुके हैं और चोट के कारण अब वो लंगड़ा कर चलने लगा है। ऐसी उदास और मुश्किल भरे समय में उसकी प्यारी माँ रोजी उसके पास आती है। वो उसके सिर पर हाथ फेरती है और उसे दिलासा देती है। माँ उसे समझाती है कि चाहे उसके पिता और बहन अभी दूर हों, लेकिन वो इस दुनिया में अकेला नहीं है। उसकी माँ हर पल उसके साथ है। रोजी जोजो को उसकी मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान हुई लापरवाही के लिए सीधे ट्रेनिंग हेडक्वार्टर ले जाती हैं। वो कैप्टन को खरी खोटी सुनाती हैं और मजबूर करती हैं कि वे जोजो को कोई सुरक्षित काम दे। इसके बाद जोजो को शहर में प्रोपेगेंडा पोस्टर लगाने और पर्चे बांटने का काम मिल जाता है। एक दोपहर जब जोजो शहर में काम कर रहा होता है तो उसकी नजर एक दर्दनाक दृश्य पर पड़ती है। वो देखता है कि चौराहे पर कुछ लोगों को फांसी पर लटका दिया गया है। जब वो अपनी माँ से पूछता है कि उन्होंने क्या किया था, तो रोजी बहुत ही गंभीरता से जवाब देती हैं, उन्होंने वही किया जो वो कर सकते थे। शाम को जब जोजो घर लौटता है तो उसे अपनी मर चुकी बहन के कमरे से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो कमरे की छानबीन करता है और दीवार में एक गुप्त हिस्सा ढूंढ लेता है, जिसे वो अपने चाकू से खोल देता है। जैसे ही जोजो चाकू से दीवार का गुप्त हिस्सा खोलता है, उसे अंदर एल्सा नाम की एक यहूदी लड़की छिपी हुई मिलती है। जोजो बुरी तरह डरकर चिल्लाते हुए भागने लगता है, लेकिन एल्सा फुर्ती से उसे पकड़ लेती है। वो जोजो को समझाती है कि उसकी माँ रोजी ही उसे यहाँ छुपा रही है। एल्सा उसे धमकी देती है कि अगर उसने किसी को भी इसके बारे में बताया तो वो पुलिस को बता देगी कि जोजो और उसकी माँ भी उसकी मदद कर रहे थे, जिससे उन सबको फांसी की सजा मिल सकती है। इस नई मुसीबत से निपटने के लिए जोजो अपने काल्पनिक दोस्त हिटलर से सलाह लेता है। वो तय करता है कि वो एल्सा का सामना करेगा। अपनी सुरक्षा के लिए वो सिर पर एक पतीला पहनता है और हाथ में चाकू लेकर एल्सा को घर से बाहर जाने के लिए कहता है। लेकिन एल्सा के आत्मविश्वास और गुस्से के आगे जोजो की एक नहीं चलती। एल्सा उसे फिर से डराकर वहां से भगा देती है। हिटलर उसे सलाह देता है कि वो एल्सा को सुरक्षित महसूस कराए ताकि वो अपनी सावधानी छोड़ दे। शाम को जोजो अपनी माँ से चूहों की शिकायत करता है। रोजी बाद में एल्सा को सावधान रहने को कहती है और उसे याद दिलाती है कि जब तक कोई एक भी जिंदा है तब तक वे नाजी हार रहे हैं। अगले दिन जोजो कैप्टन क्लेंजेंडॉर्फ से पूछता है कि अगर उसे कोई यहूदी मिले तो क्या करना चाहिए। कैप्टन कहता है कि पुलिस को बुलाओ। जोजो पूछता है कि यहूदी को पहचाने कैसे। कैप्टन कहता है कि उसे भी नहीं पता, किसी को इस पर किताब लिखनी चाहिए। जोजो एल्सा के पास जाता है और एक डील करता है। वो उसे घर में रहने देगा अगर एल्सा उसे यहूदियों के सारे राज बता दे, ताकि वो उन पर एक किताब लिख सके। एल्सा उसे परेशान करने के लिए कहती है कि यहूदी चमगादड़ की तरह छत से लटकते हैं और उन्हें खाने से एलर्जी है। जब जोजो नाजी पार्टी और अपनी विचारधारा से प्रभावित होकर एल्सा के सामने यहूदियों को नीचा दिखाने वाली और नफरत भरी बातें करता है तो एल्सा बिल्कुल भी नहीं डरती। इसके विपरीत वो जोजो को मजबूती से पकड़कर उसे समझाती है कि यहूदी लोग बिल्कुल भी कमजोर नहीं हैं, जैसा कि उसे सिखाया गया है। ये आमना सामना जोजो के दिमाग में एक नया सवाल और भ्रम पैदा कर देता है।
रात के समय घर का माहौल काफी अलग है। रोजी अंदर ही अंदर बहुत खुश हैं क्योंकि युद्ध के हालात तेजी से बदल रही हैं और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही जुल्म का ये दौर खत्म हो जाएगा। लेकिन जोजो अपनी माँ से इस बात पर बहस करता है कि वो अपने ही देश के नियमों और विचारों के खिलाफ जा रही है। इसी दौरान जोजो को ये शक भी होने लगता है कि उसकी माँ अपना खाना एल्सा के लिए बचा कर रखती है। जब जोजो अपने पिता की याद में उदास हो जाता है तो रोजी उसे हंसाने और सांत्वना देने के लिए एक बहुत ही प्यारा और अनोखा तरीका अपनाती हैं। वो कोयले का टुकड़ा लेती हैं और अपने चेहरे पर नकली दाढ़ी बना लेती हैं। इसके बाद वो अपने पति की आवाज और अंदाज की नकल करते हुए जोजो को डांटती हैं और याद दिलाती हैं कि उसे अपनी माँ का ख्याल रखना है। अगले दिन जोजो अपनी जिज्ञासा के चलते एल्सा के पास जाता है और उससे यहूदियों के रहन सहन और उनके जीवन के बारे में चित्र बनाने को कहता है। वो सोचता है कि एल्सा कोई ऐसी तस्वीर बनाएगी जिससे यहूदियों के प्रति उसका पूर्वाग्रह सच साबित हो सके। लेकिन एल्सा बहुत चतुराई से जोजो की सिर का एक चित्र बनाती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि यहूदी लोग कहीं और नहीं बल्कि खुद जोजो के दिमाग के अंदर रहते हैं। ये बात जोजो को अंदर तक झकझोर देती है। कुछ समय बाद जोजो एल्सा को भावनात्मक रूप से ठेस पहुंचाने और उसे दुखी करने के लिए एक शरारत करता है। वो एल्सा के मंगेतर नीथन के नाम से एक फर्जी ब्रेकअप लेटर लिखता है और उसे देता है। जब एल्सा उस खत को पढ़कर टूट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है, तब जोजो को अपनी इस क्रूर गलती का गहरा एहसास होता है। उसे अपनी करनी पर बहुत पछतावा होता है और एल्सा की आंखों में आंसू देख वो तुरंत एक नया खत लिखता है। इस बार वो उस जाली खत में लिखता है कि नीथन अभी भी उससे बेहद प्यार करता है और कभी उसे छोड़ना नहीं चाहता। शाम का समय है और जोजो अपनी माँ रोजी के साथ नदी के किनारे टहल रहा है। रोजी जोजो को एक पुराने दौर की याद दिलाती है जब ये जगह युद्ध के साए में नहीं बल्कि प्यार, हंसी खुशी और नाच गाने से भरी हुई थी। रोजी की गहरी इच्छा है कि बच्चे युद्ध और राजनीति के बोझ तले अपनी मासूमियत ना खोएं। वो जोजो को समझाती है कि उसे जीवन के हर पल का आनंद लेना चाहिए और खुलकर डांस करना चाहिए। आगे बढ़ते हुए वे रास्ते में युद्ध में हारे हुए और निराश सैनिकों को देखते हैं जो युद्ध की विभीषिका को दर्शाते हैं। घर लौटने के बाद एल्सा जोजो को खुश करने के लिए उसे यहूदियों से जुड़ी कुछ बहुत ही अजीबोगरीब और काल्पनिक कहानियां सुनाती है। एल्सा का ये अंदाज जोजो को बहुत भाता है और धीरे धीरे उसके मन में एल्सा के लिए एक अपनापन और लगाव पैदा होने लगता है। अगले दिन जोजो कैप्टन से मिलता है और उन्हें अपनी यहूदी रिसर्च के बारे में बताता है। कैप्टन जोजो के इस उत्साह को देखकर उसे कोई गंभीर काम देने के बजाय जंग के लिए कबाड़ यानी स्क्रैप इकट्ठा करने का काम सौंप देते हैं। जोजो एक अजीब सी रोबोट जैसी वेशभूषा पहनकर शहर की सड़कों पर निकलता है। तभी उसकी नजर एक ऐसे दृश्य पर पड़ती है जो उसे स्तब्ध कर देता है। वो देखता है कि उसकी अपनी माँ रोजी चोरी छिपे नाजी विरोधी पर्चे बांट रही हैं। ये देखकर जोजो के अंदर एक गहरा मानसिक द्वंद्व शुरू हो जाता है। कुछ ही देर बाद उसकी मुलाकात अपने दोस्त यॉर्की से होती है। यॉर्की एक मासूम और सहज बच्चे की तरह कहता है कि उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर इन यहूदियों को लेकर पूरे देश में इतना हंगामा और नफरत क्यों फैलाई जा रही है। जोजो घर लौटता है और एल्सा को रंगीन पेंसिलें और कागज देता है। इस पल एल्सा जोजो के असली मन को समझ जाती है। वो उसे बहुत प्यार से समझाती है कि वो कोई कट्टर नाजी नहीं है बल्कि सिर्फ एक अकेला और डरा हुआ बच्चा है। वो बस किसी बड़े समूह का हिस्सा बनना चाहता है ताकि कोई उसे अपना समझे और अकेलापन दूर हो। एल्सा की ये बात जोजो को अंदर तक छू लेती है। जोजो का एल्सा के प्रति नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है और वो उसे नहाने तथा अपनी मर चुकी बहन इंगे के कपड़े पहनने की इजाजत देता है। लेकिन तभी अचानक घर पर गेस्टापो नाजी सीक्रेट पुलिस की टीम घर की तलाशी लेने आ जाती है। इस खतरनाक और डरावने पल में एल्सा अपनी जान की परवाह किए बिना बाहर आती है और खुद को जोजो की मृत बहन इंगे के रूप में पेश करती है। वो बहुत ही आत्मविश्वास के साथ पुलिस के सामने नाटक करती है जिससे जोजो और उसकी माँ की जान बच जाती है। गेस्टापो पुलिस की मौजूदगी में कैप्टन क्लेजेंडॉर्फ एल्सा का आईडी कार्ड चेक करता है। एल्सा जानबूझकर गलत बर्थ डेट जन्म तिथि बताती है, लेकिन कैप्टन स्थिति की गंभीरता को समझ जाता है। वो एल्सा के असली राज को छिपाते हुए जानबूझकर पुलिस को सच नहीं बताता और इस तरह जोजो वो एल्सा को बचा लेता है। इसके बाद पुलिस की नजर जोजो की बनाई गई उस यहूदी रिसर्च की नोटबुक पर पड़ती है। नाजी पुलिस उसे देखकर उसका मजाक उड़ाती है और जोजो पर हंसने लगती है। इस तरह एक बड़ा खतरा टल जाता है। किताब में लिखी नफरत भरी बातों को जानने के बाद एल्सा जोजो से अपनी दोस्ती तोड़ देती है और खुद को उससे दूर कर लेती है। इसी तनाव के बीच जोजो बाहर खाना तलाशने के लिए शहर की सड़कों पर निकलता है। तभी चौराहे पर उसकी नजर एक ऐसे दृश्य पर पड़ती है जो उसे अंदर से पूरी तरह तोड़ देता है। वो देखता है कि उसकी माँ रोजी को फांसी पर लटका दिया गया है। अपने जीवन के सबसे बड़े दुख में जोजो अपनी माँ के जूतों से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगता है। टूटने के बाद जोजो घर लौटता है और गुस्से में एल्सा पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एल्सा समझदारी दिखाते हुए उसे संभाल लेती है। वो जोजो को शांत कराती है और बताती है कि उसकी माँ रोजी नाजी शासन के खिलाफ विद्रोह रेजिस्टेंस का हिस्सा थीं। वो ये भी बताती है कि जोजो के पिता भी छुपकर उनके लिए लड़ रहे हैं। इस हादसे के बाद जोजो की दुनिया बदल जाती है। वो अपनी बची हुई जिंदगी के लिए कचरे से खाना ढूंढता है। मुश्किल समय में वो और एल्सा एक साथ मिलकर वक्त बिताते हैं और जोजो एल्सा को खुश रखने के लिए नीथन के नाम से फर्जी खत लिखना जारी रखता है।
कहानी के इस अंतिम और सबसे निर्णायक मोड़ पर शहर में युद्ध का अंतिम हमला शुरू हो जाता है। चारों तरफ गोलियों की आवाज और धुएं का गुबार है। जोजो का दोस्त यॉर्की अचानक उसके पास आता है और उसे एक बहुत बड़ी खबर देता है। वो बताता है कि अडोल्फ हिटलर ने खुदकुशी कर ली है और अब ये खूनी जंग हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। ये सुनकर जोजो के मन में एक मिलीजुली भावना पैदा होती है। उसे एक तरफ राहत मिलती है तो दूसरी तरफ डर का माहौल बना रहता है। चारों तरफ लगातार हो रहे धमाकों और भयंकर लड़ाई के बीच जोजो अपनी जान बचाने के लिए एक जर्जर इमारत में छिप जाता है। वो खौफ की साई में कांपता रहता है। जब धमाकों की आवाज धीमी हो जाती है और धुआं छटने लगता है तो जोजो बाहर आता है और देखता है कि अमेरिकी सैनिक शहर में प्रवेश कर चुके हैं। चारों तरफ नाजी झंडे हटाए जा रहे हैं और उनकी जगह नए झंडे लगाए जा रहे हैं। इस बदलते हुए दृश्य के साथ जोजो के बचपन और उसकी नाजी दुनिया के भ्रम का हमेशा के लिए अंत हो जाता है और उसे एक नई स्वतंत्र दुनिया का एहसास होता है। रूसी सैनिक जोजो को एक दुश्मन समझकर पकड़ लेते हैं, जहां उसकी मुलाकात कैप्टन क्लेंजेनडॉर्फ से होती है। जोजो की जान बचाने के लिए कैप्टन एक बड़ा जोखिम उठाते हैं। वे जोजो की नाजी जैकेट उतार देते हैं और उस पर यहूदी होने का झूठा आरोप लगाकर चिल्लाते हैं ताकि सैनिक उसे छोड़ दें। कैप्टन की ये योजना सफल होती है और जोजो की जान बच जाती है, लेकिन दुर्भाग्यवश कैप्टन को दुश्मन सैनिकों द्वारा फांसी दे दी जाती है। जोजो बदहवास होकर घर भागता है। उसे डर है कि आजादी मिलने के बाद एल्सा उसे छोड़कर चली जाएगी, इसीलिए वो उससे झूठ बोलता है कि जर्मनी जंग जीत गया है। वो उसे अपने पास बनाए रखने के लिए इस आखिरी झूठ का सहारा लेता है। जल्द ही जोजो का मन बदल जाता है और वो सच्चाई बताने का फैसला करता है। वो एल्सा को बताता है कि उसका मंगेतर नेथन 1 साल पहले ही मर चुका था। जोजो उससे अपने प्यार का इजहार करता है, जिस पर एल्सा उसे बताती है कि वो उसे एक छोटे भाई की तरह प्यार करती है। अंत में जब उसका काल्पनिक हिटलर उसे आखिरी बार भड़काने की कोशिश करता है तो जोजो अपनी सारी नफरत को पीछे छोड़कर उसे लात मारकर खिड़की से बाहर फेंक देता है, जो उसकी विचारधारा के पूरी तरह खत्म होने का प्रतीक है। जोजो एल्सा को बाहर ले जाता है। एल्सा अमेरिकी झंडा देखकर समझ जाती है कि जोजो ने झूठ बोला था। वो उसे एक थप्पड़ मारती है, लेकिन फिर आजादी की खुशी में दोनों वहीं सड़क पर नाचने लगते हैं। देखने के लिए शुक्रिया। ऐसी ही और मूवी रिकैप्स के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।